बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आज हम ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, बेसिक प्रिंसिपल, ये सारे पैरामीटर्स डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का हमारा टॉपिक है ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर को डिटेल में समझने से पहले हम सिर्फ टर्म जनरेटर को समझते हैं। जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट। और आप पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की दो टाइप्स हैं, एक कहलाती है ऑल्टरनेटिंग करंट और दूसरी कहलाती है डायरेक्ट करंट। इनमें जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, अगर जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को ऑल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करे तो वो जनरेटर कहलाता है एसी जनरेटर, और अगर जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है तो वो जनरेटर कहलाता है डीसी जनरेटर। लेकिन आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली एसी जनरेटर से रिलेटेड है। सो आज हम डिटेल में एसी जनरेटर को स्टडी करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि एसी जनरेटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। आपने प्रीवियस लेक्चर में फैराडे लॉ को बड़ी डिटेल में स्टडी किया था। जी डियर स्टूडेंट, फैराडे लॉ ही एसी जनरेटर का बेसिक प्रिंसिपल है, और इस लॉ के अकॉर्डिंग जब भी किसी कंडक्टिंग लूप के अक्रॉस फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड देन इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है। इसी बेसिक प्रिंसिपल यानी फैराडे लॉ को हम यूज करेंगे फॉर द जनरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इन एसी जनरेटर। इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो आपने फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन पढ़ी थी वो ये थी, E इक्वल्स टू n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। इसी इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम एसी जनरेटर के अंदर जनरेट होने वाली इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन डिराइव करेंगे, और वो इक्वेशन होगी E इक्वल्स टू n ओमेगा ए बी साइन थीटा। इसमें जो फर्स्ट फैक्टर है n ओमेगा ए बी, इसे आप नवाब भी कह सकते हैं। सो याद रखने के लिए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एसी जनरेटर क्या है, तो आपने नवाब का फैक्टर याद रखना है। इस नवाब के फैक्टर को बोला जाता है मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ के फैक्टर को बोला जाता है ई नॉट, और ई नॉट किसके इक्वल मैंने बताया कि ई नॉट इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी। सो ये इक्वेशन हम यूं भी लिख सकते हैं, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन थीटा। ये इक्वेशन कहाँ से आई, इसकी डेरिवेशन क्या है, ये आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इस इक्वेशन की डेरिवेशन से पहले ये जान लेना जरूरी है कि एसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं। सबसे पहली चीज जो हमें रिक्वायर्ड है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर वो है एक मैग्नेट। सो एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, जिसके बीच में हम जनरेट करेंगे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें हम प्लेस करेंगे एक शेफ्ट को, और शेफ्ट के साथ हम अटैच करेंगे एक आयरन का रेक्टेंगुलर फ्रेम, और इस फ्रेम पर हम लेमिनेटेड वायर्स की कुछ इस तरह वाइंडिंग्स बनाएंगे, और इन वायर्स के जो दो एंड्स हैं ए एंड बी, उन्हें हम कनेक्ट करेंगे दो स्लिप रिंग्स के साथ, जिनके नाम है आर एंड आर प्राइम। इन स्लिप रिंग्स के साथ कनेक्टेड है फर्दर कार्बन ब्रशेस, और ये बेसिकली कार्बन ब्रशेस आउटपुट टर्मिनल्स के तौर पर बिहेव करते हैं। इन कार्बन ब्रशेस के थ्रू जनरेट होने वाली करंट को हम एक्सटर्नल सर्किट की तरफ फ्लो करवाएंगे। डियर स्टूडेंट, इसमें जहां आपने शेफ्ट कनेक्ट किया था, उस शेफ्ट की हेल्प से हम इस रेक्टेंगुलर कॉइल को देंगे मैकेनिकल एनर्जी। ये कॉइल रोटेट करेगी और इसके अक्रॉस चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, और चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जनरेट होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करेगी इंड्यूस्ड करंट, और उस इंड्यूस्ड करंट को आप कार्बन ब्रशेस के थ्रू एक्सटर्नल सर्किट की तरफ फ्लो करवाएंगे।
डियर स्टूडेंट, ये बेसिकली एक सिंपल सा फिनोमेना है। ये सिंपल अब इसलिए हो गया क्योंकि आपने प्रीवियस लेक्चर्स में बड़ी डिटेल में ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स स्टडी किए थे रिलेटेड टू चेंज ऑफ फ्लक्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। इसमें जब कॉइल रोटेट करती है तो इसमें किस तरह वर्टिकल साइड्स और हॉरिजॉन्टल साइड्स में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होती है, उसका क्या डायरेक्शन होता है, अब हम उसको डिटेल में ऑब्जर्व करते हैं। आपको बताती चलूं कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड पाम रूल। और इस राइट हैंड पाम रूल में आपका जो थंब है वो पॉइंट करता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द कॉइल, और जो फिंगर्स हैं वो पॉइंट करेंगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और पाम का जो नॉर्मल होगा वो बताएगा आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। और इसी मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन में चार्जेस मूव करेंगे, सो करंट का डायरेक्शन भी इसी पाम के नॉर्मल के डायरेक्शन में ही होगा। अब हम इस राइट हैंड रूल को किस तरह इंप्लीमेंट करेंगे अपने इस रेक्टेंगुलर फ्रेम पर, उसके लिए हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जब आपने शेफ्ट के थ्रू इसको मूवमेंट दी इन दिस डायरेक्शन, तो टॉप व्यू ऑफ कॉइल के अकॉर्डिंग कॉइल रोटेट कर रही है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब वो मूव करेगी तो पहले हम वर्टिकल साइड्स को ऑब्जर्व करते हैं कि वर्टिकल साइड्स में किस तरह इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगी। पहले हम ऑब्जर्व करते हैं वर्टिकल साइड ए बी को। अगर आप ए बी की मूवमेंट के दौरान वेलोसिटी का डायरेक्शन देखें तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ है और ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक एंगल बना रही है, और इस वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अब आप अलाइन करें अपने राइट हैंड के थंब को और फिंगर्स को। जैसे ही आपने थंब को वेलोसिटी और फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में प्लेस किया तो आपकी पाम का जो डायरेक्शन है वो है वर्टिकली डाउनवर्ड। सो ये वर्टिकली डाउनवर्ड बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन हुआ। सो इस वर्टिकल साइड ए बी पर जब फोर्स लगेगी तो इसमें मौजूद चार्जेस वर्टिकली डाउनवर्ड एक करंट को जनरेट करेंगे, और ऑब्वियसली ये करंट है इंड्यूस्ड करंट। अब हम दूसरी वर्टिकल साइड सी डी की तरफ चलते हैं। जब ये कॉइल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो इस साइड सी डी में आने वाली वेलोसिटी का डायरेक्शन ए बी के ऑपोजिट है और वो कुछ इस तरह से होगा। अब आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स और थंब को कुछ इस तरह अलाइन करें कि थंब है अलोंग वेलोसिटी और फिंगर्स हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो इस सिचुएशन में पाम का नॉर्मल पॉइंट कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड। सो इसके अकॉर्डिंग क्या बना डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन साइड सी डी, वो डायरेक्शन है वर्टिकली अपवर्ड। सो इंड्यूस्ड करंट इस साइड में फ्लो करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। अब इन दो वर्टिकल साइड्स के डायरेक्शन को अगर आप कंबाइन करके देखें तो ये बनता है एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैंने सिर्फ वर्टिकल साइड्स को डिस्कस किया, मैंने हॉरिजॉन्टल साइड्स को अभी डिस्कस नहीं किया। उसकी रीजन ये है कि हॉरिजॉन्टल साइड्स में इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट जनरेट नहीं होती। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है डियर स्टूडेंट कि इन हॉरिजॉन्टल साइड्स पर जब मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है तो मैग्नेटिक फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कॉइल या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेम नहीं होती। सो जिसकी वजह से वो लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स चार्जेस को मूव ही नहीं करवा सकती। सो जब वो मूव नहीं करवाएगी तो इंड्यूस करंट भी जनरेट नहीं होगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि इस रेक्टेंगुलर फ्रेम की जो 4 साइड्स हैं उनमें से सिर्फ वर्टिकल साइड्स इंड्यूस्ड करंट में हिस्सा लेती हैं और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको करंट नजर आएगा जो कि कार्बन ब्रशेस के थ्रू आप आउटपुट सर्किट की तरफ फ्लो करवाएंगे। डियर स्टूडेंट, ये तो था एक डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, जिसमें आपने ये ऑब्जर्व किया कि किस तरह आपके पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगी, चेंज ऑफ फ्लक्स और इंड्यूस्ड ईएमएफ की हेल्प से जनरेट होगा एक इंड्यूस्ड करंट। अब हम ये देखते हैं कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो जनरेट हुई इसकी इक्वेशन क्या है
और इसकी हेल्प से इंड्यूस्ड करंट की क्या इक्वेशन बनेगी, और फिर फर्दर हम ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि इस कॉइल में जनरेट होने वाली करंट की कॉइल के डिफरेंट एंगल्स के साथ क्या क्या वेरिएशन है, इसको हम ग्राफिकली भी ऑब्जर्व करेंगे। इसके लिए हम मूव करते हैं बोर्ड की तरफ और डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रेक्टेंगुलर कॉइल। सो डियर स्टूडेंट, आपने डेरिवेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ को जब कंटिन्यू करना है तो उसमें आपको चारों साइड्स की इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू को डिस्कस करना है। सो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वर्टिकल साइड AB में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी। आपको याद होगा कि मैंने जब आपको मोशनल ईएमएफ का टॉपिक पढ़ाया था तो वहां पर हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ की ये इक्वेशन यूज की थी, मोशनल ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू VBL sin थीटा। सेम यही इक्वेशन हम इस रेक्टेंगुलर फ्रेम की 4 साइड्स के लिए यूज करेंगे। जब आपने वर्टिकल साइड AB में इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड की तो इसकी इक्वेशन बनेगी VBL sin थीटा। इसमें V है वेलोसिटी ऑफ द साइड AB, B है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, L है लेंथ ऑफ द साइड AB और थीटा है एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर आप वर्टिकल साइड CD की बात करें तो उसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी VBL sin थीटा, जबकि हॉरिजॉन्टल साइड्स में मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट नहीं होती। उसकी रीजन भी मैंने आपको बताई, क्योंकि हॉरिजॉन्टल साइड्स पर जब मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है तो वो अलोंग द मोशन ऑफ चार्जेस नहीं होती, सो वो फोर्स चार्जेस को मूव ही नहीं करवा सकती, जिसकी वजह से ऑब्वियसली कोई भी इंड्यूस्ड करंट जनरेट नहीं होगा। अब अगर आप इन चारों साइड्स की इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यूज को ऐड करें तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो ये टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी ईएमएफ इनसाइड AB इनसाइड BC प्लस इनसाइड CD प्लस इंड्यूस्ड ईएमएफ इनसाइड DA। इसमें आपके पास ये साइड और ये साइड जो है ये हैं वर्टिकल साइड्स जिनमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आपने फाइंड आउट की थी, दैट वाज VBL sin थीटा। हॉरिजॉन्टल साइड में भी थी 0, इसमें अगेन थी VBL sin थीटा और इसमें अगेन थी 0। अब अगर आप इन दोनों फैक्टर्स को ऐड करें तो आपके पास जो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी वो बनेगी 2VBL sin थीटा। सो ये आपके पास वो फर्स्ट एक्सप्रेशन है जो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ से रिलेटेड आपने कैलकुलेट किया। इसमें अगर आप गौर करें तो आ रहा है लीनियर वेलोसिटी का फैक्टर, और आपने अभी ऑब्जर्व किया था कि कॉइल एक एंगुलर मोशन में है, वो एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है। सो जब वो सर्कुलर या एंगुलर मोशन में हो तो फिर हम इस लीनियर वेलोसिटी को कन्वर्ट करेंगे एंगुलर वेलोसिटी में, और उसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे V इज इक्वल टू R ओमेगा, जिसमें R है रेडियस ऑफ दिस रेक्टेंगुलर फ्रेम और ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। सो अब हम फर्दर मूव करते हैं और देखते हैं कि इस लीनियर वेलोसिटी को किस तरह हम एंगुलर वेलोसिटी में ट्रांसफॉर्म करेंगे। आपने टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन डिराइव की 2VBL sin थीटा। इसमें V को अब हम अगर एंगुलर वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग लिखें तो ये है R ओमेगा। सो जब हम E टोटल में ये पुट करेंगे तो 2R ओमेगा BL sin थीटा। इसमें हम कुछ फैक्टर्स को जरा कंबाइन करते हैं, वो है R और L। 2RL ओमेगा B sin थीटा। इसमें आने वाला 2RL फैक्टर क्या है? अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये 2RL एरिया है तो क्या आप मान लेंगे? अगर आप नहीं मानते तो चलिए देखते हैं कि ये आपके पास था रेक्टेंगुलर फ्रेम, इसके सेंटर में मैंने आपको एक डॉटेड लाइन से इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन दिखाया।
एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो वर्टिकल साइड का डिस्टेंस है वो हमने लिया r और ये है रेडियस ऑफ दिस रेक्टेंगुलर कॉइल। अब अगर आप इसमें 2r देखें तो वो बन रहा है विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर कॉइल और l है लेंथ ऑफ द वर्टिकल साइड। सो अगर आप 2r और l को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर कॉइल। सो ये 2rl बेसिकली एरिया है। सो E टोटल किसके इक्वल हो गया? एरिया ओमेगा b साइन थीटा। ये आपके पास है टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ, बट ये एक सिंगल कॉइल के अंदर है, सिंगल कॉइल। जबकि आपने ऑब्जर्व किया था कि हमने उस आयरन के रेक्टेंगुलर फ्रेम के ऊपर मल्टीपल लेमिनेटेड वायर्स की कॉइल्स को वाइंड किया था। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यही टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ n नंबर ऑफ कॉइल्स के लिए करें तो n a ओमेगा b साइन थीटा, यह आपके पास बेसिकली एक्सप्रेशन है टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रेक्टेंगुलर कॉइल। इसको अगर आप, जो मैंने आपको स्टार्ट में मेमोराइज करने के लिए बात बताई थी कि आपको ये फैक्टर भूले नहीं, तो इसके लिए आप नवाब का वर्ड याद रखें, n ओमेगा a b। इसी अरेंजमेंट से इसको लिखें ताकि आपको याद रहे। ये इसका बेसिक इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन है। इसे आप फर्दर डिफरेंट पैरामीटर्स में भी लिख सकते हैं और उसके लिए आप थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं ओमेगा टी से, और फिर फर्दर अगर हम ओमेगा को रिप्लेस करें विद 2 पाई एफ टी, और फिर फर्दर फ्रीक्वेंसी को भी हम रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड से रिप्लेस करें। ये सारा आपका फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 है, जहां आपने ये एंगुलर वेरिएबल बड़ी डिटेल में स्टडी किए थे। सो इन वैल्यूज को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो एक और फॉर्म ऑफ इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी, n ओमेगा को आप अगेन 2 पाई एफ से रिप्लेस करें जिस तरह यहां पर किया था, देन a b साइन थीटा की जगह आप ये वाला फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दें, दैट इज 2 पाई 1 ओवर टी टी। ये भी एक इसी इक्वेशन की फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि डिफरेंट आपके पास जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो डाटा डिफरेंट फॉर्म्स में गिवन होता है। सम टाइम आपको टाइम पीरियड गिवन होता है, सम टाइम फ्रीक्वेंसी, सम टाइम एरिया, तो आपको डिफरेंट डाटा के अकॉर्डिंग टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। लेकिन जो बेसिकली इसका मेन फार्मूला है वो यही है जिसको हम फर्दर यूज करेंगे। अब हम फर्दर ये देखते हैं कि इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की हेल्प से हम किस तरह इंड्यूस्ड करंट की इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। उसके लिए हम यूज करेंगे ओहम्स लॉ को। तो चलिए अब इंड्यूस्ड करंट की डेरिवेशन करते हैं। डियर स्टूडेंट, ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा कि V इज इक्वल टू IR और I की क्या वैल्यू हो जाएगी? V ओवर R। सो इस करंट इक्वेशन को अब हम यूज करेंगे और इंड्यूस्ड ईएमएफ की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू को। आपने अभी जो एक्सप्रेशन पढ़ा वो था E इज इक्वल टू n ओमेगा a b साइन थीटा। इंड्यूस्ड करंट से पहले मैं इसमें एक और चीज भी आपको बताती चलूं कि इसमें ये जो फैक्टर है दैट इज नेम्ड एज मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ और ये इंडिकेट किया जाता है E नॉट से। आप बेशक इसके साथ T लिखें या ना लिखें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ये मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कैसे आई, उसके लिए अगर आप इसी इक्वेशन में इस थीटा को 90 डिग्री पुट करें तो साइन 90 डिग्री क्या होता है? 1। सो ये फैक्टर 90 डिग्री पर हो जाएगा 1, तो आपके पास E जस्ट नवाब के इक्वल हो जाएगा और ये E नॉट विच इज NWAB ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाता है। सो अगर आपसे ये पूछा जाए कि जनरेटर में मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ किस एंगल पर होगी तो उसका आंसर होगा एट 90 डिग्री, यानी जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तो मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी। सो इस
नवाब की वैल्यू को आपने अगर E0 से इंडिकेट किया तो ये फैक्टर आपने E0 लिख दिया, तो आपके पास इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड EMF और मैक्सिमम इंड्यूस्ड EMF और थीटा विच इज एंगल, इन तीन वेरिएबल्स के रिलेशनशिप की ये एक इक्वेशन बनी। अब हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं इन ओहम्स लॉ विच इज I इज इक्वल टू E/R। V/R आपने पढ़ा हुआ है, क्योंकि अभी हम इंड्यूस्ड वोल्टेजेस की बात कर रहे हैं तो हम V को E से इंडिकेट करेंगे। आपके पास ये इक्वेशन ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई। अब इसी इक्वेशन की हेल्प से हम फर्दर करंट की डेरिवेशन करेंगे। इसमें आप पुट करेंगे E की ये वाली वैल्यू, दैट इज E0 साइन थीटा। तो आपके पास करंट की इक्वेशन बनी E0 साइन थीटा ओवर R। इसमें जो ये वाला फैक्टर है दैट इज E0 ओवर R, ये कहलाएगा मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट। सो आपने देखा कि दो इक्वेशंस आपके पास आई, एक तो ये है और दूसरी आपने ऊपर इंड्यूस्ड EMF की ऑब्जर्व की। इन दोनों इक्वेशंस में ये कहलाता है मैक्सिमम इंड्यूस्ड EMF, ये कहलाता है इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड EMF, और ये वेरी करेगा विद द वेरिएशन ऑफ थीटा। और ये है इंस्टेंटेनियस करंट और ये है मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट, और ऑब्वियसली इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड करंट की वेरिएशन डिपेंड करेगी थीटा पर। जैसे जैसे एंगल चेंज होगा इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। ये आपने देखा कि किस तरह हमने इंड्यूस्ड करंट को डिराइव किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंड्यूस्ड EMF। अब इसी चीज को, अगर इसी इक्वेशन को अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपके दिमाग में फौरन ये आएगा कि जो करंट इंड्यूस हो रही है वो एक साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, या इंड्यूस्ड EMF एक साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करती है। इस साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग करंट की वैल्यू किस तरह वेरी करती है, हम इसे क्यों ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर कहते हैं, इसको ऑब्जर्व करने के लिए आप थोड़ी देर के लिए इस रेक्टेंगुलर कॉइल को ऑब्जर्व करें विच इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, जो आपको पहले मैं डिटेल में बता चुकी हूं। अब हम इस कॉइल को डिफरेंट एंगल्स के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करेंगे कि कॉइल की जो मूवमेंट है उसमें जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल वेरी करता है तो किस तरह इंड्यूस्ड करंट की वैल्यूज वेरी करती हैं। इसकी ऑब्जर्वेशन के साथ साथ हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे बिटवीन एंगल एंड करंट। आप एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे थीटा और वाई एक्सिस पर हम ड्रॉ करेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में करंट एक दफा पॉजिटिव पीक की तरफ जाती है और एक दफा नेगेटिव पीक की तरफ। सो हम एक पॉजिटिव पीक वैल्यू I0 लेंगे और दूसरी हम नेगेटिव पीक वैल्यू -I0 लेंगे। अब हम दोनों चीजें साथ साथ ऑब्जर्व करेंगे, कॉइल की मूवमेंट भी और साथ ही साथ ग्राफ के ऊपर पॉइंट को किस तरह हमने प्लॉट करना है। कॉइल की मूवमेंट के लिए हम देखते हैं टॉप व्यू ऑफ द कॉइल, और स्टार्टिंग जो हम इंस्टेंट लेंगे कॉइल का वो हम यहां पर लेंगे। इसमें आप ऑब्जर्व करें तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इस वक्त पैरेलल हैं, और अगर पैरेलल हैं तो थीटा क्या होगा इनके बीच में 0 डिग्री। सो साथ ही आप इक्वेशन I इज इक्वल टू I0 साइन थीटा में जैसे ही 0 डिग्री पुट करेंगे तो ऑब्वियसली साइन 0 0 होता है, तो इंड्यूस्ड करंट क्या होगी 0 होगी, जिसका मतलब ये है कि अभी ये वो जस्ट वो मोमेंट है जहां पर कॉइल अपनी रोटेशन स्टार्ट करने लगी है। सो जैसे ही वो अपनी रोटेशन स्टार्टिंग मोमेंट पर लेगी तो इस टाइम चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं हो रहा। सो चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं है, सो इंड्यूस्ड करंट भी क्या होगी 0 होगी। सो ग्राफ पर जब आप थीटा 0 डिग्री के साथ इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू लिखेंगे तो वो भी आप 0 ही लेंगे। सो आपका जो डॉट है इस ग्राफ के ऊपर वो इस पॉइंट पर आएगा। अब हम कॉइल की मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं या कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू करते हुए जब आप इस पोजीशन पर पहुंचे तो आपके पास इस वक्त वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हैं। सो जैसे ही आपने थीटा 90 डिग्री पुट किया इन इक्वेशन I इज इक्वल टू I0 साइन थीटा में, तो साइन 90 क्या होता है 1। तो I किसके इक्वल हो गया I0 के। इसका मतलब है कि इस टाइम आपके पास कॉइल में मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट फ्लो कर रहा होगा
और उसको जब आप ग्राफ पर थीटा 90 डिग्री के कोरस्पॉन्डिंग ड्रॉ करेंगे तो वो यहां पर आएगा, विच इज एट I नॉट। तो आपका डॉट आ गया यहां पर। अब कॉइल की फर्दर रोटेशन जैसे ही हुई तो आपकी कॉइल जब इस पोजीशन पर पहुंची तो आपके पास वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल हो गया है 180 डिग्री। सो जैसे ही आपने थीटा 180 डिग्री पुट किया इन इक्वेशन I = I नॉट साइन थीटा, तो थीटा की 180 के साथ वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो साइन 180 होता है 0। सो आपकी करंट अगेन क्या हो गई, 0 हो गई। सो इस इंस्टेंट के अकॉर्डिंग या इस पोजीशन ऑफ कॉइल के अकॉर्डिंग जब आप ग्राफ पर पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो वो अगेन 0 करंट के अकॉर्डिंग इस जगह पर आएगा फॉर 180 डिग्री ऑफ द थीटा। इसी को कॉइल की रोटेशन को कंटिन्यू करते हुए जब कॉइल रोटेट होकर इस पोजीशन पर आई तो यहां पर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल है 270 डिग्री का। सो जैसे ही आपने इक्वेशन I = I नॉट साइन थीटा में थीटा को पुट किया 270, तो साइन 270 की वैल्यू है -1। सो आपके पास I किसके इक्वल आ गया, -I नॉट के। यहां पर करंट ने अपना डायरेक्शन क्या कर लिया है, रिवर्स कर लिया है। जैसे ही करंट का डायरेक्शन रिवर्स हुआ तो आपके पास ग्राफ के ऊपर जो पॉइंट है वो नेगेटिव y एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो आपके पास -I नॉट के सामने पॉइंट मिला, उसे आपने इंडिकेट किया फॉर एंगल ऑफ 270 डिग्री। कॉइल ने अपनी रोटेशन कंटिन्यू करते हुए कंप्लीट की फॉर थीटा = 360 डिग्री। अब इस सिचुएशन में जब आप थीटा की वैल्यू 360 डिग्री पुट करेंगे तो I = I नॉट साइन 360 डिग्री, तो साइन 360 होता है 0। सो करंट अगेन क्या हो गई, 0 हो गई। सो आप जब इस 0 के पॉइंट को ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे फॉर 360 डिग्री तो इस तरह आपको मिले टोटल 5 पॉइंट्स। इन 5 पॉइंट्स को आपने जब ज्वाइन किया तो आपके पास एक साइन कर्व बना और उसकी शेप कुछ ये थी। डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह जब एक करंट साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करती है तो कॉइल की मूवमेंट के साथ साथ जब आप करंट को ऑब्जर्व करते हैं तो वो वेरिएशन ऑफ करंट किस तरह ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये था आपका आज का टॉपिक विच वाज अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में बेसिकली आपने यही बार बार ऑब्जर्व किया कि जब भी कॉइल रोटेट करती है इन मैग्नेटिक फील्ड तो वो डिफरेंट एंगल्स के अकॉर्डिंग चेंज करती है फ्लक्स अक्रॉस द लूप, और इस चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से जनरेट होता है इंड्यूस्ड करंट, जिसे आप स्लिप रिंग्स के थ्रू लगे हुए कार्बन ब्रशेस की हेल्प से आउटपुट पर लगे हुए सर्किट की तरफ लेकर जाते हैं। जब आप कॉइल को 0 डिग्री से 180 डिग्री तक मूव करते हैं तो करंट का डायरेक्शन होता है क्लॉकवाइज, और जब आप फर्दर 180 डिग्री से उसे 360 डिग्री की तरफ लेकर जाते हैं तो करंट अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लेती है और वो हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज। और क्योंकि करंट अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लेती है, ऑल्टर कर लेती है, इसलिए इसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। आपने डिटेल में ऑब्जर्व कर लिया प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में फर्दर इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे। बट टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।